अस्सलाम वालेकुम, ये है रिपोर्ट कार्ड। मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। सबसे पहले आज प्रोग्राम में हमने बात करनी है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के हालिया सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए लाहौर में 2 रोज़ पहले ये कहा कि 3.5 साल ज़िम्मेदारी उनकी थी लेकिन हुक्मरानी किसी और की थी। उन्होंने इसको सपोर्ट कुछ इस तरह से किया, एक हवाला दिया, उन्होंने कहा कि हम अरबों के टैक्स चोरों को पकचोरों को पकड़ते थे और वो जो टैक्स चोर थे वो कहीं और चले जाते थे और फिर कुछ और हुक्म मिल जाता था। यानी इमरान खान ये एतराफ़ कर रहे हैं आज, ये इंकशाफ कर रहे हैं आज कि अपने दौरे हुकूमत में वो एक बेख्तियार वज़ीर आज़म थे। लेकिन ये हैरान कुन कुछ यूँ कि जब हुकूमत में आने से पहले और हुकूमत में आने के बाद यानी दौरे हुकूमत में इमरान खान से इससे मुतल्लिक सवाल होते थे बहुत से, तो इमरान खान का मौक़िफ़ इससे मुख्तलिफ था। हुकूमत मिलने से पहले, हुकूमत जब थी उनके पास, उस दौरान बयानात बिल्कुल मुख्तलिफ, स्टांस बिल्कुल मुख्तलिफ, और फिर जब हुकूमत गई तो उसके बाद जो इंकशाफात इमरान खान ने किए वो बिल्कुल मुख्तलिफ और ज़िम्मेदारी किसी और पर डाल दी और कहा कि मैं तो बेबस था, हमारे तो हाथ बंधे हुए थे। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है जो अपने तज्ज़ियाकारों के सामने आज हम रख रहे हैं कि इमरान खान का कौन सा बयान दुरुस्त समझा जाए। वो जो पहले दौरान इक़्तिदार वो कहा करते थे उसको सच माना जाए या फिर जो अब कह रहे हैं उसको सच माना जाए। इस डिस्कशन के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह न्याजी साहब, बेनज़ीर शाह साहबा हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर बाद मज़हर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। बेनज़ीर, आपसे इस गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। गो के जो इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं वो वक्तन फ़वक्तन जब इमरान खान दौरे हुकूमत में भी उनका चल रहा था, अभी हुकूमत में थे, तो इससे मुतल्लिक इंकशाफात करते रहे और ख़बरें अंदर से लाते रहे, लेकिन उस वक्त इमरान खान इस सब को डिनाई कर देते थे। हमने सुनाया अभी अब इमरान खान ये खुलकर आके कह रहे हैं, एतराफ़ कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब लिया जाए और कौन से बयान पर यकीन किया जाए? अलीना, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये कि जब इमरान खान साहब कहते हैं कि हुकूमत मेरी थी लेकिन हुक्मरानी किसी और की थी, फिर वो ये भी कहते हैं कि मेरे पास तो आधी पावर भी नहीं थी जो एक वज़ीर आज़म की होनी चाहिए, क्योंकि अगर होती तो मैं बहुत कुछ कर सकता। तो मेरा पहला सवाल उनसे ये है कि आपने इस्तीफ़ा क्यों नहीं किया? ऐसी क्या आपकी मजबूरी थी कि आपने 3 साल एक ऐसी हुकूमत का दिफा किया जो आप खुद चला नहीं रहे थे? तो मजबूरी तो मुझे तो एक ही समझ आती है और वो ये कि आप चाहते थे कि आप इक़्तिदार में रहे, चाहे आप एक कठपुतली वज़ीर आज़म बन के क्यों ना रहें। दूसरा मेरा सवाल ये है कि आजकल इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट के बारे में क्या कहते हैं कि ये न्यूट्रल ना है। वो उनको कहते हैं कि आप बहुत ताकतवर हैं, आपकी एक ज़िम्मेदारी है, आप हटाएँ, डाकुओं को हटाएँ। तो अच्छा चले मान लेते हैं एस्टैब्लिशमेंट उनकी बात मान लेती है और इस हुकूमत को हटा के इमरान खान साहब को ले आती है। तो आप मुझे बताएं कि क्या इससे एस्टैब्लिशमेंट के जो सियासी मुदाखलत है वो ख़त्म हो जाएगी? या जो आपको इक़्तिदार में लेके आते हैं, क्या वो आपसे कोई शेयर नहीं मांगेंगे आपकी हुकूमत का? तो फिर आप क्या करेंगे? फिर 3 साल बाद आप आके यही कहेंगे कि मेरी तो हुकूमत थी लेकिन हुक्मरानी तो कोई और कर रहा था। तो देखिए, मेरे लिए तो इसका बड़ा एक सिंपल जवाब है कि इमरान खान साहब दूसरे सियासत की तरह नहीं है। वो सिविलियन सुप्रीमेसी में नहीं यकीन करते। वो चाहते हैं कि वो इक़्तिदार में आए, चाहे वो इलेक्शन के ज़रिए आए या एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट में आए। जहाँ तक आपका सवाल का जवाब है कि क्या वो सच बोल रहे हैं, क्या वो गलत बोल रहे हैं, देखिए अलीना, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन आपको भी, मुझे भी, जितने भी पैनलिस्ट यहाँ पे बैठे हैं, जो टीवी देख भी रहे हैं, उन सबको पता है वो किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क की कुछ एक तारीख भी रही है, कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ भी रही हैं। तो मैं नहीं कहूँगी कि वो झूठ बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से उनकी बात में कुछ ना कुछ हकीकत होगी। इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा, आप क्या समझते हैं इमरान खान साहब का ये जो इंकशाफ है, अब इसका क्या मतलब लिया जाए? और जिस तरह बेनज़ीर ने भी इशारा किया, क्या फिर ये समझा जाए कि अब जो वो हकीकी आज़ादी दिलवाने का दावा कर रहे हैं, फिर उस दावे में से हवा निकल गई इस एतराफ़ के बाद, या जान निकल गई? मैडम शेख, अबरार नदीम साहब की 2 शेर हैं। अजय ना सारे तोड़ तू रिश्ते, अजय गुजारा हो सकता है, खोल ना पिछले खाते सारे, होर खिलारा हो सकता है। खोल ना पिछले खाते सारे, होर खिलारा हो सकता है। मैडम शेख, बिलाशुबा इत्तेहादी भी उनको ब्लैकमेल करते रहे, बिलाशुबा आप मशवरा दे रहे हैं खान साहब को? बिलाशुबा उन्हें मुश्किलात भी थी,
मगर मैडम शेख ज़रा उनके बयानात पे आप जाएं कि जनरल बाजवा इसलिए मुझे पसंद थे कि वो ज़िया मुशर्रफ नहीं, वो डेमोक्रेट थे, न्यूट्रल थे। डेमोक्रेट का मतलब होता है मशवरे से, साथ मिलकर इकट्ठे फैसले करना। फ़ौज मेरे पीछे, उन्होंने कभी नहीं कहा फ़ौज मेरे आगे, मेरे मंशूर के साथ। फिर उन्होंने फरमाया मैं कुटपुतली वज़ीर आज़म नहीं, मेरे हाथ पाँव बंधे हुए नहीं। ये वज़ीर आज़म थे जब के बयानात हैं। मैं पुतला नहीं हूँ, मुझे कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता। मैं होता, जब वो नवाज शरीफ साहब धरनों वाला मामला चला तो उस पर इंटरव्यू दिया, मैं होता तो DGISI को कहता कि तुम मुस्ताफ़ी हो जाओ। एक भी फैसला नहीं जो मेरा फैसला ना हो। जो फैसला है मेरा फैसला, और मेरा फैसला ऐसे कि फैसला ऐसा नहीं जो मैं ना लूँ। हम डिबेट करते हैं और फैसला लेते हैं। आज फरमा रहे हैं 3 साल जिम्मेदारी मेरी थी लेकिन हुक्मरानी किसी और की। मतलब आज मैं बेबस, मैं बेबस था, मैं मजबूर था। मैडम शेख, अगर बेबस होते इमरान खान साहब, तो अगर हुक्मरानी किसी और की होती तो उस्मान बुज़दार कभी वज़ीर आला ना होते। अगर इमरान खान बेबस होते, अगर हुक्मरानी किसी और की होती तो DGISI वाली तकर्री 2 दिन में हो जाती। अगर बेबस होते इमरान खान, अगर हुक्मरानी किसी और की होती तो कोरोना, टड्डी दिल, कश्मीर, GB या अभिनंदन मामले पर फ़ौज उनको अपोजिशन के साथ बिठा चुकी होती। अगर बेबस, अगर मान लेते हैं अगर वो बेबस हैं, तो बेबस थे, अगर हुक्मरानी किसी और की थी तो फिर, और वज़ीर आज़म आप थे, तो फिर तो आपसे बड़ा कोई नाहिल और नालायक नहीं है। आप वज़ीर आज़म बनने के अहल ही नहीं थे। मैडम शेख, आखिरी बात, इमरान खान हो, बेनज़ीर भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो, इक़्तिदार में हो तो बल्ले बल्ले, सब कुछ, सब जायज़, सब हप। इक़्तिदार से निकलें तो मैं बेबस था, मैं मजबूर था, सब कड़वा कड़वा, सब थू थू। कोई एक ऐसा हमें ना मिला जो कहे कि सारी कामयाबियां मेरी, सारी नाकामियां मेरी। ये बाद की बातें हैं मैडम शेख। इमरान खान जो इक़्तिदार में थे वही थे, वही उनकी असली बात थी। ये सब दुख तो पहुंचा भट्टी साहब को, लेकिन कह रहे हैं कि अब जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, मैं वापस आती हूँ आपके पास भट्टी साहब ये पूछने के लिए कि आप क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है। लेकिन न्याई साहब, भट्टी साहब को दुख तो हुआ है खान साहब की स्टेटमेंट से, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि अब जो खान साहब कह रहे हैं ना, मलबा डाल रहे हैं किसी और के ऊपर। बड़े बाइख्तियार, बड़े जिम्मेदार वो वजीर आज़म थे। आप अग्री करते? लेकिन जी, भट्टी साहब ने उनका तकाबली जायज़ा लिया है। मैं तो उनकी एक बात रिसेंटली उन्होंने एक फ़िक्रा कहा है, वो मैं ज़रा कोट कर देता हूँ। अब ज़रा उसके अंदर अगर मैं तरमीम कर लूँ तो मुझे उसकी इजाज़त है कि सच मैं बोल नहीं सकता हूँ, झूठ बोलने की मुझे इजाज़त नहीं है। ये किस मौके पे इमरान खान साहब ने फरमाया है, अपनी जो मुलाकात हुई है उनकी जनरल बाजवा साहब के साथ डॉक्टर अलवी साहब के सामने। फिर ये भी पता है कि डॉक्टर अलवी साहब को किस तरीके से जो है वो, जब बाजवा साहब, जो खबरें यहाँ पे मीडिया में रिपोर्ट हुई हैं कि अलवी साहब बाजवा साहब के घर गए और या कहीं और गए और उनके बाद उनको इन्फ्लुएंस किया, फिर उनको लेके आए। तो ये मेरे इल्म में है कि इमरान खान साहब ने कई तरीके से कार किए थे कि जनरल बाजवा साहब से उनकी मुलाकात हो जाए और रिप्रोचमेंट हो जाए। और ये आज की नहीं है, ये 10 अप्रैल से पहले की बात है, ये जनवरी से पहले की बात है, ये मार्च से पहले की बात है, ये फेब से भी पहले की बात है। ये हर महीने की अपनी कहानी है। ये 25 मई को जिस दिन लॉन्ग मार्च निकाला जा रहा था, उस दिन की भी कहानी है कि उस दिन भी ये फ़ोन कॉल प्रेस कॉन्फ्रेंस में 22 मई को आ रही थी। शामिल कुरैशी कह रहे थे तो कहते थे अब मैंने नहीं करनी, यानी कि किसी को ने कहा होगा और किसी ने कहा होगा कि यार कोई बात आगे चल पड़ी है। फिर ये भी बात सुनी थी कि ISPR ने कहा था कि हमें कहा गया था कि आप हमारे बिहाफ पे अपोजिशन को कहें कि वो जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस लें और इस्तीफे जो है इलेक्शन नया कराएं, तो मैं इलेक्शन नया करा देता हूँ। फिर इमरान खान साहब से ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हाँ ये हूँ, क्योंकि जब आप वो कहते हैं ना कि जब आपके पास क्लियर कट बात नहीं होती, आपने गोल मोल करनी होती है तो आप हेर फेर के साथ बात करते हो। अब इमरान खान साहब जो हैं, ये वही इमरान खान साहब हैं कि जब अक्टूबर या में 2020 में नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाले में तकरीर की थी और उन्होंने तो नाम एक बातें की थी, तो कन्वेंशन सेंटर में ये इनका स्टाइल था कि नवाज शरीफ तुम ये बात कर रहे हो, इसकी गुस्ताखी कर रहे हो। मेरा ख्याल ये था कि जो बंदा ये नवाज शरीफ साहब की उन बातों को नहीं टॉलरेट कर रहा तो अपने तौर पे तो कभी भी गुस्ताखी का सोच नहीं सकता। यानी कि आज अगर इनकी रिप्रोचमेंट हो जाए, जनरल जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब मुज़ाकरात करा रहे हैं वो किसी लाइन पे लग जाएं,
तो ठीक है, अगर लाइन में नहीं लगते तो जनाब बाजवा साहब क्या वो सबको जो है गालम गलोच में उतराते हैं। कौन सा नाम है जो पाकिस्तान में जिसकी नज़ीर पेश की जा सकती है माजी में, जो उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को नहीं दिया? किस तरीके से उन्होंने नहीं ललकारा, किस तरीके से उन्होंने सख्त से सख्त लहजा इख्तियार किया है कि लोग कई दफ़ा कहते थे कि ये गुस्से में आके अपने होशो आवाज़ खो बैठते हैं और ये ऐसी बातें करते हैं जो कि कभी ये ठंडे दिल से करें तो शायद कभी भी ना करें। कल या परसों वो तख्त मर्दान के अंदर यकीन आना, मैं तो उनके जो अंदर जो इश्तियाल था और जिस तरीके से वो सवाती साहब के गिरफ्तार होने पे ललकार रहे थे एस्टेब्लिशमेंट को, तो मेरा ख्याल था कि ये कहीं कोई ऐसी बात ना कह जाए जिसे रिवर्ट करना मुश्किल हो। अब IMF पे तो हो सकता है कि मैं खुदकुशी कर लूँगा और फिर IMF पे जाके आप खुदकुशी नहीं करेंगे। इनकी इस तरीके से एक तनाई सिलसिला आपका कि आप आते हो, एक कदम आगे बढ़ाते हो, 2 कदम पीछे फिसल जाते हो। अच्छा न्याई साहब जो आप कह रहे हैं वो अपनी जगह दुरुस्त। आप कह रहे हैं कि पहले भी झूठ बोल रहे थे, अब भी ब्लफ कर रहे हैं अपने मकासद के लिए, लेकिन न्याई साहब दरमियान में कुछ ना कुछ तो हकीकत होगी ना कि आपको लगता है कि सिरे से ही सारा का सारा झूठ चला आ रहा था। नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो तो है एक्सपीडियंट आदमी। फिर सच जब उनको अगर कुछ सच वारा कहा था तो जरूर बोलते हैं, अगर सच वारा नहीं कहा तो झूठ बोलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जिस डिटाई के साथ वो झूठ बोलते हैं या पता नहीं कन्विंस कर लेते हैं, किसी हेलुसिनेशन में होते हैं, वो किस मैं तो हकीकत है कि कई नहीं सर, तो अब इस स्टेटमेंट के बारे में सच बोल रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल बाइख्तियार थे, हमारे तो हाथ नहीं कुछ था, हमारे तो हाथ बंधे हुए थे। मुझे तो ये पता है, मुझे तो ये पता है, लेकिन आपको इख्तियार मिला कैसे था? मेरी कंटेंशन तो फर्क है मेरी भट्टी साहब से या बेनज़ीर साहब से, शायद फर्क नहीं दोनों। मैं तो कहता हूं कि आपको बिल्कुल जब लाया गया है इस तरीके से, जब भी आप आएंगे, और जब मैं इमरान खान साहब के साथ दिलो जान से था तो मैं उन्हें कहता था कि जब भी आप इस तरीके से आएंगे आप बेदस्त पाओगे। आपको तवक्को भी नहीं रखनी चाहिए कि अगले RTS बैठा के या जितने इल्जामात लगे उस तरीके से आप इलेक्शन जीते और इसके पूरा रियासत जो है वो सियासी पार्टियों को दोबारा आने के दावे कर रहे हैं ना, और दोबारा उन्होंने हकीकी आज़ादी का नारा लगाया। मैं जरा आपके पास वापस आती हूँ, ये मैंने पूछना भी है कि ये जो चेंज ऑफ जरा पॉलिटिकल स्टाइल हुआ है ये क्यों हुआ है? मज़हर अब्बास साहब को पहले शामिल गुफ्तगू करते हैं। मज़हर साहब, आप हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इमरान खान साहब से आज आपने मुलाकात भी करनी थी, वो जो सहाफ़ियों से मुलाकात होनी थी उससे अगर आपके पास कोई खबर हो, कुछ इन्फॉर्मेशन हो, वो भी शेयर कीजिएगा। और फिर हमारा बुनियादी सवाल तो अपनी जगह कि सर खान साहब के बयानात में बहुत बड़ा तजाद है। अब आप क्या समझते हैं, किस बयान को सही माने हम? देखिए बिल्कुल वो कुछ एंकर्स वगैरह से मुलाकात हुई है, अभी शायद वो रिपोर्टर्स वगैरह से भी बात करेंगे अभी बाहर निकल के, क्योंकि बाहर काफ़ी रिपोर्टर्स वगैरह बैठे हुए हैं, उनसे भी गुफ्तगू होगी। और बुनियादी तौर पे उन्होंने अपनी उन्हीं बातों को दोहराया है जो बात वो पिछले 5-6 महीने से कर रहे हैं। लेकिन एक जो अहम बात उन्होंने की, और वो मैंने पर्टिकुलरली उनसे पूछा कि बुनियादी तौर पे आपके जनरल बाजवा से इख्तलाफ किस बात पे हुआ, तो उन्होंने कहा मेरा कोई इख्तलाफ नहीं था उनसे, गालिबन उनका प्लान बदल गया। ये कोट अनकोट उन्होंने ये बात की। बाकी उन्होंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी के हवाले से कि मैं बिल्कुल, मुझे बार बार रोका गया, अकाउंटेबिलिटी नहीं करो, मईशत पे तवज्जो दो, इस तरह की बातें की गई। तो वो उनका वो साफ वो नज़र आ रहा था। ये भी पूछा गया कि अगर आप आए तो आप क्या करेंगे दोबारा, तो उन्होंने उसी चीज़ को गालिबन दोहराया जो वो मादी में बात करते रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ, जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा इस मुल्क में चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। और इस एक्शन को दुनिया भर में जो मेरे हवाले से हुआ, इख्तलाफ हुआ, उस पर दुनिया भर में इनकी सबकी हुई है। और उन्होंने ख़ास तौर पे आज़म सवाती और इससे पहले शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ, उन्होंने कहा कि अगर आज़म सवाती ने एक ट्वीट कर दी थी तो इसका ये मतलब था कि उस पर इतना तशद्दुद किया जाए, इतना सच वो किया। तो टोन उनकी यही लग रही थी। ये भी पूछा कि आप अगर लॉन्ग मार्च हुआ तो उसके नतीजे में अगर कोई गैर आईनी इक़दाम हो गया तो क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे या अपोज करेंगे? तो उसका उन्होंने बहुत खुलकर जवाब नहीं दिया, और उन्होंने उसी चीज़ पे स्ट्रेस किया कि ये ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ लॉन्ग मार्च करूं, बहुत से प्लान्स हैं, प्लान A, B, C मौजूद हैं उसमें। और ये उन्होंने इंदिया दिया कि इस्टेब्लिशमेंट, सियासी लोग हैं और सियासी लोगों की इस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू होती है, सियासी लोगों की गुफ्तगू कभी ख़त्म नहीं हुआ करती।
तो बेसिकली अब वो जाके जलसे में जा रहे हैं, जलसे में यहाँ से वो 2 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन सर फिर सवाल यही उठता है, जिस तरह कि इमरान खान साहब अभी जलसों में भी रिसेंटली उन्होंने टोन अपनाई है, बड़ी सख्त और जारहाना बराह रास्त उन्होंने कौमी इदारे को अब निशाना बनाना शुरू कर दिया है। फिर दूसरी तरफ वो ये अब इंकशाफ भी करने शुरू हो गए हैं कि जब मैं वज़ीर आज़म था तो कहने को तो मैं सुप्रीम लीडर ऑफ द नेशन था, लेकिन मैं बिल्कुल बेख्तियार था, हुक्मरानी किसी और की थी, जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं आती। सर इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, और इसको ज़रा जमा खातिर रखिए जो हकीकी आज़ादी का नारा लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अवाम को अब आज़ादी दिलवाएंगे। जी, मैंने स्पेसिफिकली उधर क्वेश्चन भी हुआ इस चीज़ का कि जब आप ये कह रहे हैं कि आप पावरलेस थे, हेल्पलेस थे, तो इससे मुराद क्या है आपकी, कौन से ऐसी चीज़ें थी? तो उन्होंने उसी पर जोर दिया कि मैं जो है वो नैब मेरे इख्तियार में नहीं थी, और मैं जब भी इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता था तो मुझे कहीं ना कहीं से जो है वो कॉल आ जाती थी। सर तो वो उन्होंने अपने जो पुराने दावे हैं उनके ऊपर एक्ट क्यों नहीं किया फिर? आप समझते हैं जो पहले वो कहते थे कि अगर ऐसा कभी मरहला आया कि मैं बेबस हो जाऊं तो मैं तो इस्तीफा दे दूंगा, मैं तो रहूंगा नहीं, तो उस वक्त क्यों नहीं उन्होंने ये सारे इंकशाफात किए? ऐसा क्यों होता है कि अपोजिशन में आके सब इनकलाबी हो जाते हैं? उनका सारा स्ट्रेस मुझे यही लगा, क्योंकि पंजाब के हवाले से भी इस तरह की वो बात हुई, और ये भी मैंने उनसे पूछा कि आप अक्सर जलसों में कहते हैं कि अगर आपको कुछ हुआ तो इन 4 लोगों के नाम, लेकिन वो 4 लोगों के नाम आपने अभी तक बताए नहीं हैं, और क्या वो सारे चारों लोग सियासी हैं या कुछ गैर सियासी भी हैं? तो उन्होंने कहा कि ये मैं बता नहीं सकता, लेकिन ये मैं बता सकता हूँ कि वो 4 लोग जो हैं वो ही इस सब के जिम्मेदार हैं, और यही जो सारा प्लान चेंज हुआ और मेरी गवर्नमेंट का खात्मा हुआ, उसमें इन 4 लोगों की ही जिम्मेदारी है, और ये 4 लोग ही इसके जिम्मेदार हैं। अच्छा, हम जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं तो बेनज़ीर अभी भट्टी साहब ने जब अपने मौक़िफ़ के हाथ में दलाल दिए तो वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब अब जो इल्ज़ाम डालने की कोशिश कर रहे हैं दूसरों के ऊपर, उस वक्त अगर इतने बेख्तियार होते इमरान खान तो फिर उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब कैसे लगते? फिर जो दीगर तैनातियों के ऊपर स्टैंड लिया इमरान खान ने वो कैसे हो जाता? अलीना देखिए, हमारे मुल्क में कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और ये हम इनको बदल नहीं सकते। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट और अफसोस की बात है, और ये भी एक ग्राउंड रियलिटी है। जैसे मैंने कहा कि इमरान खान साहब ने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन हम सबको पता है कि वो बात किसकी कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं जो मदर साहब को सुन रही थी तो थोड़ी सी इदारों को भी ज़रा इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि क्यों बार बार उस तरफ ही इल्ज़ाम लगता है इस चीज़ का कि सबसे ज़्यादा ताकतवर वही है और हुकूमत वही चला रहे हैं। और अभी मैं मदर साहब की बात सुन रही थी, वो कह रहे थे कि उनको अकाउंटेबिलिटी से रोका गया। आपको अकाउंटेबिलिटी से रोका गया? आपका तो पूरा का पूरा बयानिया ही अकाउंटेबिलिटी था और करप्शन के खिलाफ था। आपने तो कोई 22-23 साल आपने कहा आपने जद्दोजहद की इसी बयानिया के ऊपर। तो आपको जब आपके बुनियादी मकसद से रोका गया तो आपने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? ये मेरा सवाल है कि ऐसी आपकी क्या मजबूरी थी? और इसका एक ही जवाब है अलीना कि आप इक़्तिदार नहीं छोड़ना चाहते थे, आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार थे, सिर्फ इसलिए कि आपकी हुकूमत रहे। भट्टी साहब, अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार थे तो फिर तो जाहिर बात है बेख्तियार हुए ना, किसी भी तरह से वो कहते कि ठीक है हुकूमत चले, पावर कंटिन्यू हो। मैडम शेख, दो टॉपिक्स हैं। एक है एहतसाब, मान लेते हैं उनको कहा जाता था कि कहा जाता होगा कि एहतसाब ना करें, इस तरह ना करें, मान लिया कि उन मजबूर थे वो, लेकिन क्या बिला इम्तियाज़ एहतसाब हुआ? BRT, मालम जब्बा, 7 स्कैंडल्स, वो जो आटा गंदम वो पेट्रोल, वो अद्वियात। अच्छा, नैबज़दा उनके काबीना में थे, पिंडोरा लीक्स वाले उनके काबीना में थे, फिर बुज़दार साहब की मुबैना करप्शन, फरा गुज्जर की मुबैना करप्शन, मानिका फैमिली की मुबैना करप्शन पर उन्होंने क्यों आंखें बंद रखी थी? उनको तो लोग आके बताया करते थे, नंबर 1। नंबर 2, मान लिया कि फ़ौज ने उनको रोका होगा कि एहतसाब ना करना, इनका वो मजबूर थे, मान लिया चलो, लेकिन कुछ जिम्मेदारी शहजाद अकबर साहब पर भी डालें कि जो वो एक बिजनेस टाइकून के पैसे जो मुल्क के थे वो कहीं और दे गए, और 50 अरब के बदले ज़मीन अल-कादर ट्रस्ट की ले ली गई, और वो हीरे वाली अंगूठी, और वो ये भी है। फिर एक अभी लेटेस्ट देखें, पंजाब एंटी करप्शन ने ताहिर खुर्शीद जो साईं उस्मान बुज़दार का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, अल मारूफ टीके,
उनको बुलाए बगैर, यानी उनको बुलाया वो नहीं आए, इंक्वायरी करप्शन इंक्वायरी बंद कर दी, फरा गुज्जर साहबा को क्लीन चिट दे दी, उस्मान बुजदार साहब को क्लीन चिट दे दी। अब दूसरी बात, आपने एक सवाल किया था कि ये क्यों आप ऐसा कह रहे हैं। मैडम शेख, थोड़ा सा उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें। कल था, मैं मुख्तसर 4 पॉइंट है सिर्फ, एक काम करते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं, एक ब्रेक के बाद। भट्टी साहब, ब्रेक लेनी है, एक छोटी सी ब्रेक की इजाजत। होल्ड ऑन टू दैट थॉट, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। भट्टी साहब 2 पॉइंट्स उठा रहे हैं। एक तो कहते हैं कि जी इमरान खान के अपने और उनके जो आसपास वाले हैं उनका ये कसूर है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ थे और उन्होंने ऐसी चीज़ें की जिसकी वजह से वो ऐसी पोजीशन में आए, इसलिए दूसरों के ऊपर ब्लेम ना डाले। दूसरा मकसद क्या है अब जो इमरान खान साहब बड़े तुंदो तेज़ वार कर रहे हैं, इसका एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। हम जब बात कर रहे हैं डीबंक करने की कि झूठ क्या है सच क्या है, तो एक और मामला है जिसके ऊपर आज ठन गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के दरमियान। ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि गुज़श्ता दौर में सिफारती ताल्लुकात बड़े मुतासिर हुए और इसकी वजह है इमरान खान। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचाया और ये जो ताल्लुकात मुतासिर हुए, अब शहबाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं कि इन ताल्लुकात को बहाल किया जाए। इस बयान के ऊपर रद्द-ए-अमल देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान की अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई रियासतों से जो ताल्लुकात हैं उनका वजूद ही इमरान खान की वजह से बना। तज्जियाकारों से ये पूछना है कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, ख्वाजा आसिफ का, फवाद चौधरी का। आपका मौक़िफ़ इसके ऊपर सबसे पहले चाहूँगी बेनज़ीर, क्या समझती हैं आप? क्योंकि कुछ रोज़ पहले आपको याद होगा, बल्कि एक आध महीना पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि दोस्त मुल्कों के जो सरबराहान हैं वो क्या तासुरात रखते हैं इमरान खान की हुकूमत से मुतल्लिक, और जो कुछ उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बताया वो अगर बता दें तो पसीना आ जाएगा। अब यहाँ पर जो सिचुएशन बनी है इसमें किसको आप समझती हैं सही है? देखिए, इमरान खान साहब ने कोशिश तो पूरी की कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमारे ख़राब हो जाएं, लेकिन देखिए कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ है और वो इस वक्त ये है कि हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान, उसकी अभी दुनिया में इतनी अहमियत नहीं है। हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत से दुनिया में बड़े बड़े मुआहदे साइन हो रहे हैं जिसमें इंडिया है, इजराइल है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इस तरह के ममालिक हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं है। बल्कि आज ही एक रिपोर्ट छपी थी डॉन में जिसमें लिखा हुआ था कि एक यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान का भी नाम नहीं है और सऊदी अरेबिया का भी नाम नहीं है। दो ऐसे ममालिक जो एलाइज हैं अमेरिका के, लेकिन इंडिया का उसमें नाम है। तो एट द एंड ऑफ द डे जब तक हमारी मईशत ठीक नहीं होगी, हमारी इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी, हमें दुनिया में उस किस्म की अहमियत नहीं मिलेगी जिस किस्म की हम चाहते हैं। बट यहाँ पर ये जो इस मसला है, क्योंकि आपको याद होगा जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे उनके दौरे हुकूमत में भी ये बड़ी डिबेट थी कि कहा जाता था इमरान खान का करिश्मा इफ़ नथिंग एल्स, अगर हम सिफारती उनका जिस तरह से वो महाज लेके चले उसको ना अकाउंट फॉर करें तो उन्होंने इस तरह से सब कुछ लेके चले कि लोग मुतासिर होते थे उनके करिश्मा की वजह से ही इतने ममालिक हमसे अच्छे ताल्लुकात बनाने पे। तो यहाँ पर जब ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि ताल्लुकात ख़राब हुए तो डू यू बाय इट? नहीं अलीना, क्योंकि देखें जैसे ये ममालिक है, अमेरिका है और ये वेस्टर्न ममालिक है, इनको पता है कि हमारे मुल्क में फॉरेन पॉलिसी आखिर बनाता कौन है। सिविलियन हुकूमत तो होती है, इलेक्टेड हुकूमत भी होती है, हमारे मुल्क में वज़ीर आज़म भी होते हैं, लेकिन उनको पता है कि फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन किधर से आती है। तो फवाद चौधरी साहब की यहाँ पर आपको बात में कुछ वजन लग रहा है। भट्टी साहब। मैडम शेख, इस सवाल के जवाब में तो मैं बिल्कुल फवाद चौधरी साहब के साथ जाऊँगा। इमरान खान साहब को दुनिया जानती है। इमरान खान साहब ने अपने दौर में अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर हो, ट्रंप के वो साथ मुलाकात हो और बराबरी की सतह पर ताल्लुकात हो। हालांकि बेनज़ीर साहबा की बात ठीक है कि जिंदे घर दाने उनके कमले भी सियाने, और हमारा अच्छे ताल्लुकात की वजह क्या होती है या अच्छे ताल्लुकात का मतलब क्या होता है कि कशकोल हाथ में जो ज़्यादा डाल दे सखिया डाल दे। और इसमें भी कोई शक नहीं कि फ़ौज ने उनके लिए बहुत कांटे हटाए, सऊदी अरब, चीन, यूएई, कतर, अमेरिका वगैरह वगैरह। लेकिन मैं सारा क्रेडिट उनको दूंगा, इमरान खान की तरह नहीं कहूँगा कि मैं बेवास्ता वो कर रहे थे। मैं कह रहूँगा वो इमरान हुकूमत का क्रेडिट दूंगा उनको। तो मेरे ख्याल में इमरान हुकूमत के बहुत बेहतर थे, बहुत बेहतर फ्रंट फुट पे थे। उनको बड़े मुश्किल हालात मिले, कोरोना मिला, कश्मीर का मामला मोदी वाला मिला, इसके अलावा और बड़ी चीज़ें मिली, लेकिन उसमें से उन्होंने मोदी को फर्स्ट टाइम किसी ने कहा फाशिस्ट है, हिटलर है,
और इस तरह फ्रंट फुट पे उन्होंने खारजा पॉलिसी अपनी रखी, उसमें 1 पेज शामिल था। लेकिन आखिर में मैडम शेख 1-2 जुमले सिर्फ अगर आप इजाज़त देंगे तो वो आपने कहा था ना कि इमरान खान आज बयानियाँ क्यों बदल रहे हैं। उसकी वजह ये कल वो कहते थे मुझे फ़ख्र है कि मैंने न्यूट्रल एम्पायर मुतारफ़ कराए, आज वो कह रहे हैं न्यूट्रल गाली है, न्यूट्रल होने की अल्लाह इजाज़त नहीं देता। कल फ़ौज पर तनकीद मुल्क दुश्मनी थी, आज धड़ाधड़ वो खुद तनकीद कर रहे हैं। कल नवाज शरीफ इसलिए गद्दार थे कि फौजी क़यादत पर तनकीद करते थे, आज मीर जाफर मीर सादिक खुद कह रहे हैं। कल 1 पेज फ़ख्र था, आज 1 पेज बुराई की जड़ है। भट्टी साहब अब थोड़ा सा ना ये बात का मौका हो गया, क्योंकि वो पहले सवाल में सब कुछ आपने कहना था। भट्टी साहब अब जवाब लेते जाए अपने दूसरे सवाल का। आप चौधरी साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिफारती महाज पे जो कामयाबियां वो गिनवा तो रहे हैं, लेकिन हमें याद पड़ता है कि किस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब की एक स्टेटमेंट फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले भी आ गई थी, और फिर दीगर मसले मसाइल भी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हफीजुल्लाह नियाजी साहब और मजहर अब्बास साहब इसके ऊपर क्या राय रखते हैं, जानिए ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम सिफारती महाज पर जो एक और महाज छिड़ गया है फवाद चौधरी और ख्वाजा आसिफ के दरमियान में, उसको डिस्कस कर रहे हैं। न्याजी साहब ब्रेक पे जाने से पहले बेनज़ीर ने कहा कि जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं उसमें हकीकत इसलिए नहीं है क्योंकि दीगर ममालिक जानते हैं कि सिफारती जो पॉलिसीज़ हैं वो शायद सिविलियन हुकूमत के हाथ में नहीं होती हैं, इसलिए वो इसका इतना नोटिस नहीं लेते। भट्टी साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की है, वो कहते हैं कि जी खान साहब ने जिस तरह से हमारे सिफारती महाज को उठाया और सिफारती पॉलिसी को आगे लेके चले, उसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन सर फिर दरमियान में कुछ गड़बड़ भी हुई थी, याद पड़ता है। आप किसके मौक़िफ़ को वज़नी समझते हैं? भट्टी साहब के मौक़िफ़ को तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ये अल्लाह ताला के फजल करम से पहले हिस्से में पहले क्वेश्चन के जवाब में इमरान खान साहब को रखेत चुके हैं, और ये हमेशा रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स जो नहीं होते कि अब दूसरे हिस्से में उन्होंने इमरान खान साहब को खुश किया है, अच्छा किया। नहीं मैं वो नहीं हूँ कि जो एक बस मोहब्बत में तौहीद के कायल है, बस एक ही शख्स को महबूब बनाए रखना, वो नहीं हूँ। मौजू टू मौजू बात करते हैं। नहीं वो तो भट्टी साहब आपकी मशहूरी यही है कि आपसे ज्यादा तो लिबरल न्यूट्रल आदमी है नहीं। अब आपको देख के तो मुझे रश का न्यूट्रल ना कहें, जवाब पे आते हैं जवाब पे आते हैं जी कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए तो सी पैक प्रोग्राम बंद करके क्या इमरान खान का करिश्मा बार है कि नहीं है? जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए तो सी पैक प्रोग्राम बंद कराया, और ये पाकिस्तान का फ्लैगशिप गेम चेंजर प्रोग्राम था। वो प्रोग्राम चाबहार ईरान के पास चले गया $450 अरब का। फिर इमरान खान साहब पहले टूर में जब सऊदी अरेबिया गए तो यही पैसे मांगने गए 3-4 हफ्ते बाद, वापस है पैसे नहीं मिले। तो फवाद चौधरी साहब के 2 बातें थी जो मैंने खुद अपनी कानों से सुनी। एक में उन्होंने कहा था कि देयर इज़ नो फ्री लंच, हमें पैसा नहीं मिला, हम मांग भिखारी बन के गए थे। और साथ कहा था कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर, जो आपका ये इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसके बाद इमरान खान साहब के सुनहरी दौर में इनको जब ट्रंप ने बुलवाया जुलाई के आखिरी हफ्ते में 2019 में, तो 5 अगस्त को चला गया कश्मीर हमारे यहाँ से सकूत कश्मीर स्थानीय हुआ। वहाँ पे कहा गया इनको कि जब वहाँ पे उसका मोदी ने आना था 2-3 दिन बाद, और जहाँ पे ट्रंप ने मोदी ने इकट्ठा जलसा एड्रेस किया, तो यहाँ इन्होंने कहा कि आप हमारी सालसी करवा दें किसी तौर पे। तो आपके ख्याल में इमरान खान ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है? उसके बाद जिस जहाज पे गए थे यूएन में, मेरे पास टाइम बड़ा कम रह गया, मुझे मजहर अब्बास साहब को शामिल गुफ्तगू करने दीजिएगा। ठीक है, मुझे मजहर अब्बास साहब को शामिल गुफ्तगू करने दीजिएगा। मजहर अब्बास साहब, क्या राय है आपकी? भट्टी साहब कहते हैं इफ नॉट एनीथिंग एल्स, हैंडसम तो हैं, कैरिज्मेटिक तो हैं। देखिए, या तो खारजा पॉलिसी की बात हो रही है, और मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब ने अभी जो तकरीर की है जिसमें भारत को उन्होंने ऑफर की है, बातचीत की, ये एक नया टर्निंग पॉइंट हम उसे कह सकते हैं। भारत की तरफ से इसका क्या जवाब आता है उसका इंतजार रहेगा। लेकिन जो शुरू में बात हो रही थी कि खारजा पॉलिसी खासतौर पे अगर भारत के साथ ताल्लुकात का मसला हो, अमेरिका का मसला हो, चाइना का मसला हो, सऊदी अरब का या ईरान का मसला हो, तो उसमें सियासी क़यादत या सिविलियन क़यादत का अमल दखल कम नज़र आता है हमें। और नज़र ये आता है कि ज़रूर एक मुश्तरका पॉलिसी ज़रूर बनती है, लेकिन उसमें जो वेटेज होता है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट का होता है, और उसके बहुत से रीजंस हैं। तो इमरान खान हो या शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ हो,
इन मामलात पे खारजा पॉलिसी के जो जो सीधा मामलात हैं उसमें इनपुट और डिसाइसिव इनपुट जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट का कम नजर आया है। वो कलेक्टिव होता है। ठीक है जी, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वक्त इतना ही था, इजाजत दीजिए, अल्लाह।